हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेज। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का कक्षा 10 का यानी कि क्लास 10th का जो हम लोग देखने वाले हैं सैम्पल पेपर। क्या देखने वाले हैं? सैम्पल पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले ज्ञानदीप क्लासेस का जो एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है सैम्पल सीरीज। इसमें क्या है कि आपका चल रहा है ढेर सारा सैम्पल का वीडियो चल रहा है, ठीक है। इसमें कि एक सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट के हर दिन क्या कर रहे हैं कि अलग अलग सैम्पल पेपर आपको सॉल्व करके दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या करवा रहे हैं फिलहाल ऑब्जेक्टिव और क्या करवा रहे हैं कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पे हम लोग फोकस कर रहे हैं। डेट लगभग 8 से 9 10 के आसपास से हम लोग क्या करवाना शुरू करेंगे कि जब ऑब्जेक्टिव और वेरी शॉर्ट खत्म हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग पे फोकस करेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि एक ऑब्जेक्टिव का आपको क्या होना चाहिए, एक अच्छा पकड़ होना चाहिए ताकि आप आसानी से कुछ मार्क्स को गेन कर सको, ठीक है। बाकी जो शॉर्ट और जो लॉन्ग है ना वो तो करना है ही आपको, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सामान्य निर्देश क्या करना है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, पहले स्टार्ट करते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र में कितने खंड है? 4 है। ABCD और इक्का ख ग है, 4 है, ठीक है। और सब सारे के सारे जो सवाल है वो क्या है, सारे के सारे सवाल क्या है कि इम्पॉर्टेंट है, सबका आपको जवाब देना है, ठीक है। उसमें कुछ आंतरिक विकल्प भी है यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल ऑप्शन भी है। और हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कि जो पहला जो ये सवाल है ये वो क्या है, अपठित बोध है यानी कि ये क्या है, अनसीन पैसेज है, ठीक है। पढ़ते हैं इस अनसीन पैसेज को, उसके बाद फिर इसका जवाब देंगे। दुनिया में इस समय दुनिया में इस समय दिन दुनी रात चौगनी गति से प्रगति हो रही है। कुछ समय पहले तक असंभव सी लगने वाली चीजें आज प्रौद्योगिकी की मदद से सरलता से परिणाम तक पहुंच रही है। एक समय संगणक के विकास ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया था। अब कृत्रिम बौद्धिकता ने चिकित्सा से लेकर हथियारों के निर्माण तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर और रोबोट के प्रयोग का नया आयाम दिया है। पारंपरिक कंप्यूटर की दुनिया में इस प्रगति के समानांतर एक और अनुसंधान चल रही है जिसका नाम है क्वांटम कंप्यूटिंग यानी कि सूक्ष्मता का विज्ञान। भारत ने भी अब इस क्षेत्र में गति लाने का ऐलान कर दिया है। भौतिक शास्त्र शास्त्र के क्वांटम सिद्धांत पर काम करने वाली एक इस कंप्यूटिंग में असीमित संभावनाएं देखी जा रही है। शोध के लिहाज से यह विषय किसी के लिए भी रुचि का विषय हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक पूर्ण विकसित क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से अधिक ज़्यादा आंकी जा रही है। इस क्वांटम कंप्यूटर या मैकेनिक्स की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत के बाद भारतीय और पश्चिमी वैज्ञानिक क्या मान रहे हैं कि भारतीय भाववादी सिद्धांत को जाने बिना कण में चेतना का आकलन नहीं किया जा सकता है। क्वांटम भौतिकी और कृत्रिम भौतिकता अ, एक तरह से चेतना के भाववादी सिद्धांत को ही अस्तित्व में लाने का उपाय है। बेसिकली इस पैसेज में क्या है कि जो कंप्यूटर जो क्वांटम कंप्यूटिंग है यानी कि जो बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशंस होते हैं उसका, और जो AI है यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके विषय में इस पैसेज में बताया गया है, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं कि उपर्युक्त गद्यांश किस विषय वस्तु आधारित है। यानी काफ़ी सारा जो सवाल है ना उसमें कुछ ना कुछ एरर है, ठीक है। और उपयुक्त गद्यांश किस विषय वस्तु पर, यहाँ पे पर छूटा हुआ है, पर आधारित है। तो ये किस पे आधारित है? यह है दुनिया के विकास पे। किस पे है? दुनिया के विकास पे। दिन दुनी रात चौगनी गति से प्रगति हो रही है। पंक्ति से आशय है। क्या आशय है इसका मतलब कि जो इसका मतलब है कि चारों तरफ विकास होना है, ठीक है ना। कि हर तरफ क्या हो रहा है, विकास ही विकास हो रहा है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। देखिए एक सेकंड, हाँ। दिन दूनी रात चौगनी का मतलब होता है बहुत तेजी से विकास करना। किसका मतलब? बहुत तेजी से विकास करना। ये चारों तरफ विकास करना नहीं होगा, बहुत तेजी से विकास करना होगा। निम्नलिखित कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़कर दिए गए विकल्प का सही उत्तर चुनकर लिखिए। यानी कि एक कथन है, यानी असर्शन रीजन वाला है। क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से अधिक होती है। सही बात है। इससे विकास की गति को अधिक बल मिलेगा। सही है। ये दोनों क्या है? सही है। यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। देखिए यहाँ पे क्या है, कथन और निष्कर्ष दोनों सही है। ऑप्शन बी, जीवन को सरल बनाने में प्रौद्योगिकी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जीवन को सरल बनाने में क्या है उसका क्या करना है, तो इसका जो रोल है वो स्पष्ट करना है। तो सबसे पहले क्या है कि जो कठिन चीज़ें हैं वो क्या है, आसान हो गई है। पहला आप लिख सकते हो कि कठिन चीज़ें क्या है, कठिन चीज़ें चीज़ें आसान हो गई है।
आसान हो गई है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। दूसरा क्या है कि सरलता से परिणाम तक पहुंचा जा सकता है। पहला तो क्या है कि कठिन चीज़ आसान हो गई, दूसरा क्या है कि सरलता से समाधान तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना, यानी रिजल्ट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं ये वाला कि अति सूक्ष्मता का विज्ञान क्या है, यानी कि जो ये ये जो माइक्रो साइंस है, यानी जो छोटा जो साइंस है ना, जिसमें कि हम लोग छोटे छोटे कैलकुलेशंस करते हैं, माइक्रो कैलकुलेशन, उसके विषय में पूछ रहा है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है? इसका जवाब हो सकता है कंप्यूटर का उन्नत रूप है। एक क्या है, एक तरह का कंप्यूटर का उन्नत रूप, यानी कि एक क्या है, डेवलप्ड वर्जन है। दूसरा क्या है कि दुनिया की प्रगति में किए जाने वाले अनुसंधान का परिणाम है। जितना भी दुनिया में ये जो रिसर्च चल रहा है उसका ही क्या है, एक तरह का रिजल्ट है। तीसरा क्या है, सुपर कंप्यूटर से भी अधिक क्षमता और असीमित विकास की संभावना है। इसमें क्या है कि जो कंप्यूटर है ना, सुपर कंप्यूटर, उससे ज़्यादा इसमें क्षमता है कैलकुलेशन का, और साथ ही साथ क्या है, इसमें अनलिमिटेड क्या है कि अनलिमिटेड विकास, यानी अनलिमिटेड डेवलपमेंट का क्या है, एक आशा है, ठीक है। आगे देखते हैं जो क्वेश्चन 2 है, एक अलग तरह का, ये भी क्या है, एक तरह का पैसेज ही है कि सूरज हमारी ऊर्जा की सारी कमियों को पूरा कर सकता है। यह एक विशाल रिएक्टर जैसा है। वैज्ञानिकों का प्रयास है कि कृत्रिम सूरज को धरती पर बनाया जाए। इसके लिए वो फ्यूजन तकनीक पर काम कर रहे हैं। सूर्य की चमक इंसानों के लिए हजारों साल से आश्चर्य की वजह बन रही है, लेकिन करीब 100 साल पहले नई खोज द्वारा पता चला कि सूर्य की बेशुमार ऊर्जा का कारण न्यूक्लियर फ्यूजन है। फिर वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर धरती पर उसी तरह का फ्यूजन कराया जाए तो तो सूर्य में हो रहा हुआ बहुत कुछ बदल जाएगा और लोगों को बेशुमार ऊर्जा मिल जाएगी। अब आज दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में ईंधन पर परीक्षण को शुरू कर दिया है गया है। वैज्ञानिकों की एक टीम फ्रांस में फ्यूजन रिएक्टर को ताकत देने वाले हाइड्रोजन के एक अत्यंत दुर्लभ रूप की क्षमता का परीक्षण कर रहे हैं। अगर उनका यह परीक्षण सफल होता है तो दुनिया को क्लीन एनर्जी का एक बहुत बड़ा जरिया मिल जाएगा। इससे न केवल जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटेगी, बल्कि पर्यावरण को भी लाभ होगा। न्यूक्लियर फ्यूजन लंबे समय तक वातावरण में मौजूद रहने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न नहीं करता, या अक्षय ऊर्जा से भी अधिक विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है। नाभिकीय संचलन द्वारा उत्पन्न ऊर्जा मानव जाति की लंबे समय से चली आ रही खोजों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक तुलनात्मक रूप से काफ़ी स्वच्छ है, अर्थात यह कम कार्बन का उत्सर्जन करती है। साथ ही यह तकनीकी दक्षता के साथ 100% स्वच्छ भी है। इस पैसेज का ये मतलब है कि देखिए, वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, धरती पे एक खुद का सूरज बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सिंपली बोले तो कि सूरज में क्या होता है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिल के क्या बनता है, हीलियम बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। अगर न्यूक्लियर फ्यूजन को धरती पे कराया जाए तो उसी तरह का ऊर्जा मतलब क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, यानी कि उसी तरह का एनर्जी प्रोड्यूस होगा जो कि क्या हो रहा है, सूरज में हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर हम लोग उसी प्रक्रिया को जो कि सूरज में हो रहा है, अगर हम धरती पे करते हैं तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए। और एक फ्रांस में कोई न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पे प्रोसेस को किया जा रहा है, जहाँ पे हाइड्रोजन का एक जो बहुत ही जो रेयर जो उनका जो आइसोटोप्स है उस पर क्या कर रहा है कि उस पर काम चल रहा है, यानी कि रिसर्च चल रहा है, ताकि इसको क्या किया जा सके, एक तरह का इसको इसको काम में लाया जा सके। साथ ही साथ अगर ये सही चलता है तो क्या होगा कि जो फॉसिल फ्यूल्स है, यानी कि जो जीवाश्म ईंधन है, उस पर क्या होगा कि हमारा जो डिपेंडेंसी है वो क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो अब इसका आंसर देखते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं कि उपयुक्त गद्यांश की विषय वस्तु क्या है। तो क्या है, एक तरह का यह है नाभिकीय ऊर्जा, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी है। क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित कथन ए और कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़े, यानी कि क्या है, असर्शन रीजन है। न्यूक्लियर फ्यूजन और सौर ऊर्जा को से भी विश्वसनीय स्रोत ऊर्जा है। न्यूक्लियर फ्यूजन सौर ऊर्जा से भी विश्वसनीय ऊर्जा स्रोत है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, सही है, ये सॉरी असर्शन क्या है, सही है। और इसका रीजन देखते हैं, इससे दुनिया को स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त होगी, रीजन भी सही है, ठीक है नहीं। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या होगा, सही है, ठीक है, यानी ए भी सही, आर भी सही, और इसका एक्सप्लेनेशन भी क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम ऊर्जा को धरती पर बनाने के पीछे कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है,
ऊर्जा की कमी को दूर करना है, ठीक है ना। हमें जो इलेक्ट्रिसिटी जो मिलता है वो सब कहीं ना कहीं क्या मिलता है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और ये सब कहाँ से आता है, अभी फॉसिल फ्यूल्स जला कर आता है। और जैसे कि विंड मिल हो गया जो कि नॉन सॉरी रिन्यूएबल एनर्जी है, उसके पे हम लोग डिपेंडेंट है। अगर न्यूक्लियर फिजन को हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारा जो ऊर्जा का जो कमी है वो क्या होगा, हम लोग फुलफिल कर पाएंगे। आगे देखते हैं, सूर्य को असीमित ऊर्जा का स्रोत क्यों माना जाता है। तो सूर्य का असीमित ऊर्जा का स्रोत क्यों माना जाता है कि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि एक ऐसा एनर्जी जो कि कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। खत्म भी होगा तो आज से अरबों साल बाद खत्म होगा, तब तक हम लोग के पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। आगे देखते हैं, यानी कि पहला क्या है कि अक्षय ऊर्जा का स्रोत है, दूसरा क्या है कि ऊर्जा की कमी को पूरा होने का क्षमता है, ठीक है ना। कि अगर कमी होता है तो उसका उस ऊर्जा को कमी करने का क्या है, एक क्षमता है उसके पास, ठीक है। जो पांचवा है सवाल उसका देखते हैं कि नाभिकीय ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों से किस प्रकार भिन्न है, ठीक है। यानी यानी कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल से अलग कैसे है, तो अलग क्या है कि एक तो वो क्लीन एनर्जी है, क्या है, एक क्लीन एनर्जी है। दूसरा क्या है कि पर्यावरण जो इन्वायरमेंट है वो सुरक्षित उससे रहता है। क्या होता है, पर्यावरण क्या है उसके लिए सुरक्षा है और लाभ है। पर्यावरण के लिए क्या है, एक लाभ भी है और एक सुरक्षा भी है। कि अगर हम क्या करते हैं कि न्यूक्लियर एनर्जी है जो जलाते हैं यानी कि यूज करते हैं, तो हमको फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। और फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से क्या होता है कि कार्बन प्रोड्यूस होता है, और कार्बन हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, एक तरह से हानिकारक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, जैविक ऊर्जा से अधिक विश्वसनीय तो क्या है, एक जैविक ऊर्जा से अधिक विश्वसनीय है, ठीक है ना। तो ये तीन हो गया, यानी पहला क्या हो गया, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। दूसरा क्या है कि पर्यावरण के लिए सुरक्षा और लाभ है, ठीक है। और तीसरा क्या है कि जैविक ऊर्जा से अधिक विश्वसनीय है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्यावहारिक व्याकरण देखते हैं कि पद बंध पर आधारित पांच प्रश्नों में से किसी चार प्रश्नों का उत्तर देखिए। यानी ये जो क्या है पद बंध है ना, उससे रिलेटेड जो ये पांच सवाल है उसमें से किसी चार का देना है। हम पांचों का दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, वजीर अली की जवाजी जाबाजी और साहसी कारनामों से सभी परिचित थे। वाक्य में से विशेषण पद बंद चुन कर लिखिए। इसमें से क्या लिखना है, विशेषण करना है, ठीक है। तो जो जाबाजी और साहसिक कारनामे हैं ये क्या हो जाएगा आपका, विशेषण पद बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विशेषण, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि वजीर अली की क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, विशेषण पद बंद हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए कि वजीर अली है तो उसका विशेषता क्या है, तो वो बहुत सात्विक आदमी है और जवाज थे, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध की पहचान कैसे की जाती है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इसमें कैसे पहचाना जाता है समझिए। मान लीजिए कि अयोध्या के राजा राम बड़े प्रतापी थे। मान लीजिए एक हम लोग क्या लेते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं, ठीक है ना, कि अयोध्या के राजा राम बड़े प्रतापी थे। इस वाक्य में जो ये जो राजा राम है, राजा राम बड़े प्रतापी थे। एक सेकंड, हम इस पेंसिल को राजा राम प्रतापी 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 थे लिख लेते हैं। मान लीजिए राजा राम प्रतापी थे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा कि जो राम है वो क्या हो जाएगा, एक एक संज्ञा है। क्या है, एक संज्ञा है, क्योंकि ये क्या है, एक तरह का नाम है। क्या है, एक नाम है, ठीक है ना। जो कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रॉपर नाउन है। किन्हीं का नाम है तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और इसका इनका जो क्या है कि एक राजा है। क्या है, ये राजा है। क्या है, ये राजा है। तो राजा क्या हो जाएगा, ये मुख्य पद हो जाएगा। और संज्ञा का विस्तार बता रहा है कि एक तो बताइए कि ये संज्ञा है और उनका जो वो पद है वो क्या है, एक राजा वाला पद है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं, ठीक है। वो एक सेंटेंस है, उसमें क्या है कि सबकी सहायता करने वाले आप आज उदास क्यों हैं, ठीक है। वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद लिखिए। ये सबकी सहायता करने वाले आप, ये जो यहाँ जो अंडरलाइन जो है ना, इसका हमको क्या लिखना है कि पदबंध लिखना है। क्या लिखना है, पदबंध लिखना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एक तरह का सर्वनाम है। क्या है, ये सर्वनाम है। क्या है, ये एक सर्वनाम है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं कि मैं खेलते कूदते कक्षा पास कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये बोलते हैं ना कि हमको ज़्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है, हम खेलते भी रहते हैं तो भी हम आ जाके अच्छा नंबर लाकर पास कर देते हैं, ठीक है। तो
इसमें क्या करना है कि वाक्य में पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। ठीक है, क्या करना है, कारण भी स्पष्ट करना है और एक तरह का इसको क्या करना है कि पदबंध भी बताना है। ठीक है ना, तो इस पर पदबंध क्या हो जाएगा कि ये पदबंध हो जाएगा क्रिया विशेषण। क्या है ये, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है। इतना समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, और इसका जो कारण है वो क्या है कि इसमें जो खेलते कूदते हैं, ठीक है ना, ये जो खेलते कूदते हैं, ये खेलते और कूदते, ये खेलते कूदते क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, विशेषता बता रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि क्रियापदबंध का एक उदाहरण देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्या करना है, क्रिया का एक उदाहरण देकर उसका वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे मान लेते हैं कि क्रियापदबंध, मान लेते हैं कि दौड़ता चला गया, मान लेते हैं कि वो दौड़ता चला गया, दौड़ता चला गया। ठीक है, ये क्या है, एक क्रिया, एक सेकंड ये हटा देते हैं, ये क्या है, एक तरह का क्रियापदबंध है। क्या है ये, क्रियापदबंध है। और इसका उदाहरण जैसे मान लेते हैं कि आंदोलनकारी, आंदोलनकारी, आंदोलनकारी मोन्यूमेंट की ओर दौड़ता चला गया। ठीक है, मान लीजिए कि कोई रेवोल्यूशनरी का एक ग्रुप है जो कि कहाँ से जा रहा है, वो मोन्यूमेंट्स की तरफ, मतलब जो स्ट्रक्चर होता है ना उसकी तरफ दौड़ रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे अभी लिख सकते हो कि राम घर की तरफ दौड़ता चला गया। ठीक है, या फिर श्याम घर की तरफ दौड़ता चला गया, या आप उसकी तरफ दौड़ते चले गए। तो इसमें दौड़ता चला गया क्या है, एक क्रिया है जो कि क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है कि मैं दौड़ता चला गया या राम दौड़ता चला गया। ठीक है, देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 4। रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इनमें जो 5 सवाल है ना, उनमें से वाक्य रचना के आधार पर जो वाक्य रूपांतरण होता है, जो ग्रामर आप लोग पढ़े होंगे, उसमें से 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 का आंसर लिखना है। क्वेश्चन करते हैं कि दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सूझेगा। ठीक है, ये जो लाइन है ना, वो बड़े भाई साहब नाम के एक कहानी है, एक वो मुंशी प्रेमचंद जी का, उसका लाइन है ये कि दादा को तार देने के अलावा तुम्हें कुछ नहीं सूझेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करना है कि वाक्य का भेद लिखे। तो वाक्य का भेद इसका क्या होगा, ये सरल वाक्य है। क्या है, एक सरल वाक्य। ठीक है ना, सरल वाक्य है। नेक्स्ट देखते हैं, भीड़ की अधिकता के कारण पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित किए। ये क्या है, एक तरह का सरल है, उसको किस में करना है, ये संयुक्त वाक्य में इसको कन्वर्ट करना है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं कि भीड़ की अधिकता थी, यहाँ पे लिख सकते हैं भीड़ की अधिकता थी, इसीलिए इस यहाँ पे कारण हटा के क्या लिखेंगे कि इसीलिए, इसीलिए क्या हो जाएगा, पुलिस, पुलिस जुलूस को रोक नहीं सकी। ठीक है, इसमें कारण की जगह पे वो क्या लगा देना है, इसलिए अगर लगा देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, उदाहरण द्वारा सरल और मिश्रित वाक्य में स्पष्ट अंतर कीजिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि हम एक सेंटेंस लेते हैं कि सरल वाक्य हम पहले क्या करते हैं कि सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोलते थे। ठीक है, या मान लीजिए कि महात्मा गांधी जोर से नारा लगाते थे। ठीक है ना, तो हम मान लीजिए एक सेंटेंस लिए हैं कि सुभाष बाबू यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी जोर से वंदे मातरम बोलते थे। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का सरल वाक्य है जिसमें क्या है कि एक लाइन में पूरा चीज़ कंप्लीट हो रहा है और उसमें किसी तरह का जैसे इसलिए या फिर और या उनका या इस तरह का वाक्य प्रयोग नहीं हो रहा। तो ये क्या है, एक तरह का सरल वाक्य है। आगे बताते हैं आपको कि इसको मिश्र वाक्य में, इसको मिक्स में कैसे कन्वर्ट करना है। कि जो जैसे आपको हम सेंटेंस क्या बोले कि सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोलते थे, इसको हम मिश्र वाक्य में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कि जब सुभाष चंद्र जैसे बोल सकते हैं कि जब सुभाष बाबू जोर से वंदे मातरम बोलते थे तब लोगों में उत्साह भर जाता था। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो तब लगा रहा है और एक और सेंटेंस आ रहा है वो क्या किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, मिश्र वाक्य में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, संयुक्त वाक्य में समुच्चय समुच्चय बोधक अव्यय की भूमिका स्पष्ट कीजिए। ये है आपका चौथा सवाल। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे हम इसको बताते हैं आपको कि दो स्वतंत्र वाक्यों को समुच्चय बोध अव्यय द्वारा जोड़ने पर संयुक्त वाक्य बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर दो स्वतंत्र वाक्यों को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। दो ऐसा समुच्चय बोधक अव्यय को हम लोग क्या करते हैं कि जब जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, संयुक्त वाक्य बन जाता है। आगे देखते हैं,
5वां, गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा, वाक्य का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ऐसा समझिए कि कि गायन इतना प्रभावी था कि वह अपनी शुद्ध बुद्ध खोने लगा, वाक्य का भेद बताते हुए कारण स्पष्ट कीजिए। तो जो वाक्य है वो क्या है? मिश्र वाक्य। क्या है? वाक्य क्या है? मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य, एक सेकंड, ये क्या है? मिश्र वाक्य। और इसका कारण क्या है कि जो जो पहला जो है, जो पहला जो लाइन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? ये सेकंड वाला पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, तो आपको ये आ गया होगा समझ में। ठीक है, ये मिश्र क्यों है कि जो पहला लाइन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? दूसरे पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, आगे समझते हैं कि समास पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जो समास होता है ना, उस पर आपको लिखना है। तो पहला क्या है? समासिक पद व अन्य व्याकरणिक पदों से किस प्रकार भिन्न होता है। ठीक है, तो किस प्रकार भिन्न होता है कि अगर जो व्याकरणिक जो पद होते हैं उनका विग्रह अगर हम लोग करते हैं तो क्या होता है? उसका कोई अर्थ उत्पन्न नहीं होता। अगर समास का जो व्याकरणिक पद होता है अगर उसको हम लोग अलग करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन अगर समासिक पद का जो विग्रह करते हैं तो उसका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं कि तत्पुरुष समास में पूर्व पद और उत्तर पद की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें पूर्व पद, ठीक है, और उत्तर पद दोनों की जो भूमिका है उसको स्पष्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि जो तत्पुरुष समास में क्या होता है कि पद का प्रमुखता होता है। किसका होता है? पद का प्रमुखता होता है, और उत्तर पद से ही अर्थ का पता चलता है। इतना समझ में आ गया आपको? तो जैसे उदाहरण मान लीजिए कि राजा का पुत्र क्या करते हैं? राजपुत्र। जैसे मान लेते हैं कि राजपुत्र, तो जो राज है ये क्या है? एक तरह का पद है। क्या है? पद है। इसका मतलब क्या होगा कि राजा का पुत्र, राजा का पुत्र क्या होगा? राजा का पुत्र। ठीक है ना, इसे राजपुत्री क्या है? राजपुत्री। तो राजपुत्री क्या होगा? राजा की पुत्री। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं यथाशक्ति अव्यय भाव समास अवयवी अव्ययी भाव समास है कैसे? मतलब कि जैसे यथाशक्ति जो शब्द है ये अव्ययी भाव है, ये कैसे है आपको बताना है। कि जो इसमें जो यथा है, समझ में आ रहा है ना? जो यथा है, ठीक है, इसका जो पद है वो क्या है? एक अव्यय पद है। क्या है? एक अव्यय पद है। एक अव्यय पद है। ठीक है, और जो अव्ययी समास होता है उसमें प्रथम जो पद है, ठीक है ना, जो प्रथम पद है वो क्या होता है? प्रमुख होता है। जैसे मान लीजिए ये यथा, यथा का मतलब जैसा, और शक्ति मतलब जैसा शक्ति हो। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो शक्ति हो डिपेंड किस पे कर रहा है? ये यथा पे डिपेंड करे, यानी कि इसमें प्राइम कौन है? ये यथा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं त्रिलोकी त्रिलोकीनाथ। तो त्रिलोकीनाथ समासिक पद का विग्रह करते हुए भेद लिखे। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होगा? त्रिलोकीनाथ तीनों लोकों का नाथ। इसमें क्या होगा? त्रिलोकीनाथ मतलब तीनों लोकों का नाथ, सॉरी नाथ का नाथ, नाश बोल दिया, माफ कीजिएगा। त्रिलोकीनाथ मतलब तीनों लोकों का नाथ। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? अर्थात विष्णु। क्या होगा? अर्थात विष्णु। तो इसका जो समास होगा कैसा होगा? बहुब्रीहि होगा। क्या होगा? बहु का समास कैसा होगा? बहुब्रीहि समास होगा। आगे देखते हैं कि द्विगु समाज की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो इसका सबसे पहले समझिए कि इसका विशेषता क्या होता है। तो विशेषता क्या होता है कि हमेशा संज्ञावाची होता है। क्या होता है? संज्ञावाची होता है। जैसे मान लीजिए त्रिकोण हो गया, ठीक है, चौराहा हो गया, राह, और आदि मतलब इत्यादि जो आगे है उसको मान लीजिए एक सेक्टर है, वो क्या होगा? तो त्रिकोण हो गया, चौराहा हो गया, ये सब क्या है कि संज्ञावाची है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मुहावरे पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन 4 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, एक चीज़ आप समझिएगा, आप पहले एक बात ध्यान से समझिएगा कि अगर आपको हिंदी का कम से कम अगर 10 सैम्पल पेपर करते हैं आप, तो उससे आपको बहुत सारे ग्रामर्स में क्या होगा? क्लैरिटी होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये जो ग्रामर्स है वो बहुत बहुत सारे लोग पढ़ते नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको ज़रूरत पड़ता है लास्ट में। इसलिए क्या होता है, एक सैम्पल पेपर आपको करना बहुत निश्चिंत है, सॉरी ज़रूरी है। दूसरा चीज़ क्या है कि जो पिछला सैम्पल पेपर करवाया था उसमें समास नहीं पूछा गया था, पर इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, इस पिछले सैम्पल पेपर में मुहावरा नहीं पूछा गया था, पर इसमें पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप समझ लिए, ये नहीं कि आप एक सैम्पल पेपर कर लिए तो आप पूरा का पूरा समझ गए। ठीक है ना, आपको ढेर सारा सैम्पल पेपर करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपको ढेर सारा क्लैरिटी आएगा। ठीक है,
मुहावरा जो है क्या है, मुहावरे पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आगे लिखते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होने पर होने के लिए डैश करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? डैश करनी पड़ती है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है ना, उसमें चयनित होने के लिए क्या करना पड़ता है? दिन रात एक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दिन रात एक करना पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि दिन रात रात एक करनी पड़ती है, करनी पड़ती है। ठीक है। दूसरा देखते हैं, समुद्र किनारे शाम को तो तारा रोज वामिरों की डैश था। क्या था? डैश था। तो क्या था? बाट जोहता था। क्या तो था? बाट जोहता था। ये तारा वामिरो कहानी से लिया गया है, जिसमें क्या है कि अ, समुद्र किनारे शाम को तारा रोज बमीरों की बाट जोहता था। क्या कहता था? बाट जोहना, जोहता था। ठीक है ना। बाट जोहना का मतलब इंतजार करना। क्या करना? इंतजार करना। ठीक है ना, वेट करना। आगे देखते हैं, शैलेंद्र का मुरझाया हुआ चेहरा देखकर राज कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, निकालो 1 रुपया प्राश्रमिक पूरा एडवांस। ठीक है। और ये पंक्ति से मुहावरा चुनकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसमें मुहावरा क्या होगा, उसका चुनकर वाक्य में प्रयोग कैसे करना है? तो मुहावरा इसमें क्या होगा? मुरझाया हुआ चेहरा। क्या होगा? मुरझाया हुआ चेहरा। मुरझाया हुआ चेहरा का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा शक्ल तब बनता है जब जब आपका रिजल्ट उस हिसाब से नहीं होता जिस हिसाब से आप चाहते हैं। ठीक है ना। तो इसका यूज कैसे कर सकते हैं कि परीक्षा परिणाम अनुकूल नहीं आने पर विद्यार्थियों का चेहरा मुरझा जाता है। क्या होता है? मुरझा जाता है। ठीक है ना। आई होप ये को समझ में आ गया होगा। ठीक है। इसमें आप ये मत सोचिएगा कि ये पूरा एडवांस या फिर निकाले 1 रुपये, मुहावरा नहीं। मुहावरा ये है मुरझाया हुआ चेहरा। ठीक है। देख आगे देखते हैं, काम तमाम कर देना और धूल में मिला देना, मुहावरों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है। तो काम तमाम करना क्या मतलब होता है कि दोनों का अर्थ लगभग क्या होता है? सेम होता है। काम तमाम करना और धूल में मिला देना का मतलब क्या होता है? खत्म कर देना। क्या देना? खत्म कर देना। ठीक है ना। आगे देखते हैं, निशाना निराशा के बादल फटना। क्या होता है? निराशा के बादल फटना, मुहावरे का वाक्य बनाए। तो इसका वाक्य कैसे बना सकते हैं कि वाक्य बना सकते हैं कि अधिक मेहनत करने का नाम सुनकर जो छोटे भाई निराशा छोटे भाई को होती थी, थोड़ी देर बाद वो स्वतः निराशा के बादल फटने लगते थे। ठीक है ना। आप इसका क्या लिख सकते हो कि अधिक मेहनत करने के नाम पर अ, अधिक मेहनत के नाम पर जो छोटे भाई को निराशा होती थी, वो स्वतः कुछ देर बाद क्या होता था कि उनका निराशा का बादल क्या होता था? फट जाता था। आप इस हिसाब से कोई भी सेंटेंस बना सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, यहाँ पे एक क्या है, एक और पैसेज है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सर्वाधिक विकल्प चुनकर लिखे। ठीक है ना। सर्वाधिक उचित विकल्प चुनकर लिखे। तो चलिए पढ़ते हैं पैसेज। मदलसा भी पकड़ी गई। उसे मालूम था कि उसको थाने में मारा गया था। सब मिलकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार पर आए तो कांग्रेस ऑफिस से कॉल आया था कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत गम संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख था तथा फोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी आ चुके थे। बाद में 103 आ पहुँचे। ठीक है। अब इसका आंसर देते हैं कि मदलसा को थाने में भी मारा गया था। इस कथन से अंग्रेजी शासन की किस मानसिकता की पता चलता है? तो क्या होता है कि इससे क्या पता चलता है? स्त्रियों पर हिंसा पता चलता है। क्या चलता है? स्त्रियों पर हिंसा। आगे देखते हैं, सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। इस कथन से निष्कर्ष क्या निकलता है कि कि आंदोलन में स्त्रियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। क्वेश्चन इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है। आगे देखते हैं कि गद्यांश का सूत्रधार आप किसे मानते हैं? क्या मानते हैं इसका? तो जानकी देवी का मानते हैं। किसको मानते हैं? जानकी देवी का। एक सेकंड,
सूत्रधार, गद्यांश का सूत्रधार आप किसे मानते हैं? इसका नाम क्या होगा? सीताराम। क्या होगा? ये जो पैसेज है ना, अनसीन पैसेज नहीं, ये आपके किताब में पहले दिया गया है, ठीक है ना। तो आप अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो उसका जो सूत्रधार होता है वो कौन होता है? सीताराम होता है, ठीक है। यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है। पंक्ति में संगीन का अर्थ क्या है? संगीन का मतलब होता है घायल, क्या, तो सॉरी गंभीर, क्या होता है? गंभीर यानी कि सीरियस, ठीक है। आगे देखते हैं कि निम्नलिखित ए और आर यानी कि असर्शन रीजन वाला है। डॉक्टर दास गुप्ता उनकी देख रेख कर रहे थे और फोटो उतरवा रहे थे, और रीजन इसका क्या है कि वो आंदोलन के बारे में साक्ष्य एकत्रित कर रहे थे, ठीक है। तो दोनों सही है कि वो फोटो उनकी देख रेख भी कर रहे थे और फोटो खिंचवा रहे थे। साथ ही साथ क्या है कि साक्ष्य एकत्रित कर रहे थे, यानी कि जो आंदोलन है कौन कौन से लोग शामिल हुए थे, अंग्रेजों ने कैसी बर्बरता की थी, इस सब को लेकर क्या थे, वो एक तरह का प्रूफ इकट्ठा कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों सही है। क्या है? ए और बी दोनों सही है, सॉरी ए और आर दोनों सही है। ये जो है देखिए, ये जो गद्य खंड है उसमें से क्या है कि आपका शॉर्ट क्वेश्चन है और क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। अब क्या होगा? शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होगा, या फिर लेटर टू एडिटर वाला आएगा, ठीक है। तो ये जो सेक्शन है आपको खुद ही करना है, नहीं तो हम लोग थोड़े दिन बाद, ये यानी कि 8 तारीख से हम लोग क्या करवाएंगे इसका, हम लोग 8 से लेके 14 तक हम लोग क्या करवाएंगे इसका, लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, अनसीन पैसेज कैसे करना है, ग्रामर कैसे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।